हम बात करेंगे हिंदी का संविधान में क्या स्थान है। जैसा कि आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी भाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। क्या होता है कि संविधान का जो भाग 17 है ना, उसके अनुच्छेद हैं 343 से लेकर 351 तक हम हिंदी भाषा के बारे में जानेंगे कि क्या स्थान है, कैसे हिंदी को स्थान मिला है। आगे एक बात लिखिए कि हिंदी भारत की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। क्या होता है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर होता है। देखिए आगे क्या है कि समूचे राष्ट्र या देश में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। क्या होता है, किसी देश के समस्त जो नागरिक होते हैं, समस्त देशवासी होते हैं, हर क्षेत्र में जो लोग एक भाषा को फॉलो करते हैं, जो लोग उसको सर्वसम्मति से मानते हैं, वो किसी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा हो सकती है। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे भाषाई प्रदेश हैं, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, कन्नड़, तो सबकी वहाँ की पर्टिकुलर अपनी भाषा है। तो वो हिंदी को इतना रेफरेंस नहीं देते हैं, क्योंकि वो हिंदी समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वो सर्वमान्य नहीं है। अब राजभाषा क्या होती है, कोई भी किसी भी राज्य होता है, राष्ट्र होता है, उसकी कामकाज की, सरकारी दफ्तर की जो भाषा होती है वो राजभाषा होती है। भारत की राजभाषा हिंदी है, क्योंकि भारत के राजभाषा हिंदी है, इसलिए उसके सारे दस्तावेज हिंदी में निकलते हैं। लेकिन क्योंकि भारत में अन्य भाषाएं भी हैं, इसीलिए संविधान में एक ऐसी भाषा चुनी गई जो कि दूसरे कई भाषा के प्रदेश हैं जो उसको समझ सकें, तो आपस में तालमेल बना रहे। तो इंग्लिश को ऐसा एक अलग भाषा के रूप में चुना है। अब आती है मॉरिशस, विश्व का एक ऐसा देश है जहाँ राजभाषा हिंदी है, वहाँ की दूसरी भाषा भोजपुरी है। अब हम अनुच्छेद को समझेंगे कि कैसे अनुच्छेद हैं, इनमें क्या लिखा है। तो अनुच्छेद 343 क्या कहता है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी तथा इसकी लिपि देवनागरी होगी। कि जो कामकाज की जो भाषा रहेगी, भारत के दस्तावेजों की भाषा, वो हिंदी रहेगी, और लिपि मतलब लेखन शैली जो है वो हिंदी की देवनागरी लिपि है। जैसे मराठी जो भाषा, उसकी लिपि भी देवनागरी लिपि है। ऐसे अलग अलग भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है। अनुच्छेद 343 दूसरा क्या कहता है, संविधान लागू होने की तिथि से 15 वर्षों तक अंग्रेजी कामकाज की भाषा रहेगी। कामकाज की भाषा क्यों रहेगी, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तब सारे देश में ऐसा मतलब सभी को हिंदी समझ में नहीं आती है, अभी भी नहीं आती है। तो उस टाइम पे राज्यों में कम्युनिकेशन मतलब संचार बना रहे, इसीलिए उन्होंने ऐसा निश्चित किया था कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी को कामकाज की भाषा बना लो, जब तक हिंदी का विकास कर लो। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे, जैसे कि अगला है 1963 में राजभाषा अधिनियम आया। वो क्या कहता है कि दक्षिणी प्रदेश के विरोध के कारण, क्योंककि वो तो विरोध करेंगे ही, क्योंकि वहाँ हिंदी समझी नहीं जाती, बोली नहीं जाती, इसीलिए उन्होंने विरोध किया। और 1965 के बाद अंग्रेजी को कामकाज की भाषा को बनाए रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसको ख़त्म ना करके हिंदी और अंग्रेजी दोनों को सरकारी कामकाज की भाषा बनाया जाए। अब राजभाषा संशोधन अधिनियम आया 1967 में। ये क्या कहता है, यदि भारत के ऐसे राज्य जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती, यदि वे इस बात का समर्थन, हाँ देखो क्या है कि अगर जहाँ हिंदी समझी नहीं जाती, बोली नहीं जाती, अगर वे इस बात का समर्थन करते हैं कि हाँ भारत की राष्ट्रभाषा को आप हिंदी को बना लो, तो ही हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जा सकता है। और शायद ही ऐसा हो कि ऐसे प्रदेश जिसमें हिंदी समझी नहीं जाती, बोली नहीं जाती, वो इस बात का समर्थन करें। अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है। देखते हैं आगे क्या होता है। आगे अनुच्छेद 344 कहता है कि राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन।
अब देखो क्या होता है, राजभाषा आयोग का एक गठन किया गया सन 1955 में। तो उसमें राजभाषा आयोग के अध्यक्ष जो थे वो बीजी खैर, बाल गंगाधर खैर थे। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है वनडे एग्जाम में, तो इसको बहुत ध्यान रखना कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1955 में। और इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खैर। ठीक, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 344 क्या कहता है? राष्ट्रपति, यह अपन ने पढ़ लिया है, दोबारा आगे स्लाइड में। अनुच्छेद 344(4) क्या कहता है? इस अनुच्छेद के तहत राजभाषा आयोग संसदीय समिति का गठन किया जाएगा। अब राजभाषा आयोग के गठन के बाद राजभाषा आयोग संसदीय समिति का गठन हुआ। क्या हुआ कि संसदीय क्षेत्र हैं भारत में बहुत सारे, तो उन्होंने हिंदी के विकास के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया। तो उस आयोग के, उस समिति के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया? गोविंद वल्लभ पंत, जीबी पंत। और इसका गठन कब हुआ था? तो 1957 में इसका गठन हुआ था। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से तथा 10 राज्यसभा से। अब अगला आता है अनुच्छेद 345। ये क्या कहता है कि किसी राज्य की राजभाषा के लिए विधानमंडल द्वारा यह तय किया जाए कि उस राज्य की राजभाषा कौन सी होगी। मतलब इस अनुच्छेद में बताया गया कि वहाँ की जनता ये तय करेगी, क्योंकि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको हम लोग जनता भेजती है विधानसभा में, तो वो लोग ही तय करेंगे कि किसी राज्य की कौन सी भाषा कामकाज की भाषा होगी, यानी राज्य की भाषा होगी किसी राज्य की। अब आता है अनुच्छेद 346, पत्रादि की भाषा। यह अनुच्छेद यह बतलाता है कि राज्यों के बीच पत्र व्यवहार, देखो क्या होता है कि जब राज्यों में अलग अलग भाषा, कामकाज की भाषाएं अलग अलग हैं, कहीं मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, उर्दू, जैसे जम्मू कश्मीर की उर्दू है, मध्य प्रदेश की हिंदी है, और उत्तर प्रदेश की हिंदी है, इंग्लिश है और उर्दू है। तो कामकाज की पत्र व्यवहार की भाषा कौन सी होगी, यह अनुच्छेद 346 तय करेगा। अब 347, महत्व को देखते हुए राष्ट्रपति राज्य को जनसंख्या, देखो क्या होता है, ये अनुच्छेद क्या कहता है, इसको पहले पढ़ते हैं। महत्व को देखते हुए राष्ट्रपति राज्य को जनसंख्या के भाग में या सर्वत्र राज्य में उस भाषा को राज्य की भाषा के रूप में मान्यता प्रदान करता, ऐसा निर्देश दे सकता है। देखो, राष्ट्रपति क्या आदेश दे सकते हैं कि अगर कोई क्षेत्र विशेष में जहाँ का समुदाय जो भाषा बोलता है या समझता है, वो ही निश्चित मतलब डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी भाषा को राज्य की भाषा के रूप में चुनना है। ऐसा राष्ट्रपति जी निर्देश कर सकते हैं कि भाई उस क्षेत्र में उस भाषा को राज्य की भाषा के रूप में स्थान दिया जाए। अब आता है 348, क्या कहता है, माननीय उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की समस्त कार्रवाइयाँ संसद व राज्य विधानमंडल के सदनों में विधेयक, अधिनियम, अध्यादेश आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान किया है। 348 में यह बतलाया गया कि न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय या फिर विधानमंडल हो गया, संसद हो गया, इसकी जो कार्रवाइयाँ होंगी उसके लिए कौन सी भाषा होगी, ये 348 में बताया गया है। और 348 अनुच्छेद में जैसे माननीय उच्चतम न्यायालय, राज्य विधानमंडल और जो अपना सदनों की जो भी भाषा होगी वो होगी कौन सी, 348 के अनुसार अंग्रेजी को इस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है। अब आता है अनुच्छेद 350, क्योंकि व्यथा निवारण। अब उच्च न्यायालय की अगर भाषा अंग्रेजी हो गई और अगर किसी भी व्यक्ति को 350 क्या बताता है, क्यों वो 348 के अनुच्छेद में थोड़ा सुधार करता है। अगर किसी को अंग्रेजी नहीं आती है तो वो अपनी मातृभाषा, किसी भी भाषा यानी कि मातृभाषा है, ये किसी भी भाषा में अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकता है उच्च न्यायालय को, राज्य विधानमंडल को, वो अपने अनुसार। अनुच्छेद 350 का क्या कहता है,
प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी, इसका प्रावधान है। प्रारंभिक शिक्षा जो है हमें स्कूल में दी जाती है, प्राथमिक विद्यालय में, वो हमारी मातृभाषा में दी जाएगी। अगर कोई गुजराती में पढ़ता है या गुजराती, मराठी, हिंदी, कन्नड़, उर्दू, जिसकी जैसी मातृभाषा है, जिसकी जैसे क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। अब अगला आता है अनुच्छेद 351। संघ केंद्र हिंदी भाषा के प्रसार और विकास हेतु आवश्यक कदम उठाएगी। संघ से मतलब है कि भारत, ये केंद्र शासन या भारत शासन, या कह सकते हैं कि भारत सरकार हिंदी भाषा के प्रसार और विकास हेतु आवश्यक कदम उठाएगी और हिंदी को नए नए आयाम प्रस्तुत करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो में कोई त्रुटि हो, वैसे तो बहुत सारी त्रुटियां हैं, तो उनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में तो इग्नोर बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं, उन पर ध्यान ना दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। और लाइक करें, शेयर करें।